21 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास है 4^2 डिवाइडेड बाय 4^6 मल्टीप्लाई 4^-5। तो इसमें हम डिवाइड में पावर माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4^2 - 6 - 5 4^2 - 11 = 4^-9। इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/4^9। अदरवाइज़ सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है तो ये भी चल जाएगा 4^-9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हमें फैक्टर बनाने हैं 9m² - 6mn + n²। 9m² 3m², 6mn को लिख लेंगे हम 2 × 3m × n और +n²। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a² - 2ab + b²। ये आइडेंटिटी होती है a - b का स्क्वायर। तो a यहाँ 3m है, b 9 है, तो 3m - 9²। इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टाइम्स लिख लेंगे 3m - n × 3m - n। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारा। आगे देखिए बेस्ट BEST एक रेक्टेंगल है। ये हमें फिगर में शो किया हुआ है। इसके डायगनल्स O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगनल BO की लेंथ 5x + 15 है और डायगनल की लेंथ नहीं है, सॉरी, ये बाइसेक्ट करने के लिए BO जो है 5x + 15 है, TO 7x + 3 है। हमें पता है कि रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल भी होते हैं और जो है वो बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं आयत के विकर्ण बराबर भी होते हैं और परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, OT और OB दोनों इक्वल रख लेंगे। 7x + 3 = 5x + 5 सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x = 12, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो इसमें हमें x ही सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन, मतलब एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 72 वर्ष है और जो फादर की एज है वो उसके दुगने से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि एज ऑफ फादर इज़ 6 years मोर देन ट्वाइस सन्स एज। तो पुत्र की आयु हम ले लेंगे x वर्ष, पिता की आयु हो जाएगी 2x + 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का योग 72, तो 3x + 6 = 72, 3x = 72 - 6, 3x = 66। तो x हमारे पास हो जाएगा 66/3, 22 ईयर्स। तो हमें पुत्र की आयु बतानी थी, कितनी हो गई, 22 ईयर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। इसमें हमें क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि मीरा प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक दौड़ने जाती है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नीचे 2 ग्राफ दिखाए गए हैं जो अलग अलग समय पर उसके द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाते हैं। ये फर्स्ट ग्राफ है और ये आपका सेकंड ग्राफ है। इसमें हमें बताना है इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ गलत है और क्यों। आप ध्यान से देखिए, जो पहला ग्राफ है हमारे पास उसमें हमारे पास 7:30 बजे 2 दूरी दर्शाई गई हैं, एक 2 किलोमीटर और दूसरी 3 किलोमीटर, जो कि ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहला ग्राफ इसमें गलत है। और क्यों गलत है, क्योंकि एक ही समय पर 2 दूरी संभव नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी 25 हो गया। 26 क्वेश्चन देखिए, अमित ने 12% वार्षिक ब्याज दर पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,000 रुपये ऋण लिया। तो मूलधन हो गया 10,000 रुपये, और यदि वह 9 महीने के अंत में ऋण चुकाता है तो उसे कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा, अपना काम दर्शाएं। देखिए, जो हमारे पास दर दे रखी है, रेट दे रखी है, वो है 12% वार्षिक, लेकिन प्रति तिमाही करना है तो एक वर्ष में हमारे पास 4 तिमाही होती हैं, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3% रेट हो जाएगा पर क्वार्टर, मतलब प्रति तिमाही। तो समय हमारे पास 9 माह दिया है, 9 माह का मतलब कितनी तिमाही हो गई, 3 तिमाही हो गई हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 + दर बटा 100 की पावर समय।
तो मूलधन हमारे पास है 10,000, प्रिंसिपल 10,000, रेट 3 और तिमाही 3 है तो पावर 3। तो ये सॉल्व करेंगे 103/100 की पावर 3, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 10,929.27 रुपीज़। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 27। एक जो है समबहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है जिसका बाह्य कोण 20 डिग्री का है। बाह्य कोण कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का है। तो इसमें हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ़ साइड्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे पास हो जाएंगी 360/20, 18 हो जाएंगी। तो इसमें 18 साइड्स का पॉलीगन हमारे पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास है, मेहर ने 2394 रुपये में एक टेबल फ़ैन ख़रीदा। उसकी कीमत बिना टैक्स के 2100 रुपये थी। टेबल फ़ैन पर टैक्स का प्रतिशत बताना है। तो आप देखिए, टैक्स के साथ उसको कितने रुपए देने पड़े? 2394। और उसने बिना टैक्स के उसकी कीमत कितनी थी फ़ैन की? 2100। तो टैक्स कितना बनेगा? 2394 में से हमने 2100 माइनस कर दिया, 294। तो टैक्स परसेंटेज निकालना है। तो ये हो जाएगा 294/2100 गुना 100। तो कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 14%। जो टैक्स होगा वो कितना बनेगा? 14%। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी वर्ग संख्या खोजें जो 7, 9, 12 में से प्रत्येक द्वारा विभाज्य हो, और इस सवाल को हल करने के लिए जो स्टेप्स आपने लिए हैं वो बताएं। 7, 9 और 12 का हम यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो मतलब फैक्टर बनाएंगे एक तरह से। सबसे पहले हमारे पास ये हमने 3 से कर लिया, 2 से भी कर सकते हैं स्टार्ट। 3 से लिया 7, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। फिर 3 से ले लिया 7, 3 1 ज़ा 3 और 4। और फिर उसके बाद हमने 2 से किया इसको, 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 का 1 सॉरी 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे 7 1 1। फिर 7 से करेंगे तो हमारे पास 1 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बन गए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो 7 है उसका पेयर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। कि मतलब छोटी वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, तो हम इसको किससे गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो जो इसका एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 252। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो हम इसमें 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है, 7 से गुना कर लेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास क्या बन जाएगी? 252 को 7 से गुना करेंगे तो 1764। तो ये हमारे पास ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 7 से भी विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र में एक आयताकार मैदान को दर्शाता है जिसके चारों ओर कंक्रीट की सीमा बनी हुई है। मैदान की लंबाई 18 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। ये इंटरनल जो इसकी साइड्स हैं ये 18 और ये हमारे पास कितनी है? 12। और 2-2 मीटर चौड़ा बॉर्डर है एक तरह से दोनों तरफ से। ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, और लेंथ के अकॉर्डिंग भी और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग भी। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक इनर रेक्टेंगल हो जाएगा और एक आउटर रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमें इस सीमा का क्षेत्रफल निकालना है, इस बॉर्डर का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो बॉर्डर का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? आउटर रेक्टेंगल में से हम इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। बाहरी आयत के क्षेत्रफल में से आंतरिक आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। जो बाहरी आयत की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 18 + 2 + 2 22 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास ब्रेड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 12 + 2 + 2 16 सेंटीमीटर। तो आउटर एरिया आ जाएगा 22 × 16, जो इनर एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा 18 × 12 लेंथ इंटू ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। और सिंप्लीफाई करके 352 - 216 ये हमारे पास बन जाएगा 136 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो जो बॉर्डर का एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 5z² माइनस 20z माइनस 25 के फैक्टर बनाने हैं। इसमें हमें 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, z² माइनस 4z माइनस 5। अब हम इसमें मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, ऐड करें तो -4 और प्रोडक्ट करें तो -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5z प्लस z माइनस 5। तो z कॉमन ले लेंगे, z माइनस 5, 1 इधर से कॉमन ले लेंगे, z माइनस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू z माइनस 5 इंटू z प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32। तालिका लोगों की संख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति वैन किराए की दर के बीच में क्या संबंध दर्शाती है। देखो, 2 लोगों की संख्या है तो प्रति व्यक्ति किराए की दर 6,000 रुपये है। 3 व्यक्ति की संख्या है तो प्रति व्यक्ति दर 4,000 है। 4 व्यक्तियों की संख्या है तो प्रति व्यक्ति जो किराए की दर है वो 3,000 रुपये है। जैसे जैसे हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, प्रति व्यक्ति किराए की दर कम हो रही है। और जो है एक चीज़ और देखिए, जैसे इसमें जो किराया है 2 लोगों का 12,000, टोटल 12,000, 3 गुना 4,000 12,000, 4 गुना 3 12,000। तो हम ये देख रहे हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो मतलब ये प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं प्रति व्यक्ति किराया जो है घट रहा है। तो अब हमें ये तो फर्स्ट पार्ट में आपको यही बताना था कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, कौन सा रिलेशन है। तो हमने बता दिया ये प्रतिलोम समानुपात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट इज़ द रेंटल रेट पर पर्सन इफ़ 8 पीपल प्लान टू रेंट द वैन। अगर 8 लोग आ जाएं तो हमें निकालना है कि प्रति व्यक्ति किराया कितना लगेगा। तो अगर हमारे पास 4 और 3,000 कोई भी एक उठा लेंगे हम। अगर 4 व्यक्तियों का 3,000 है तो 8 व्यक्तियों का x ले लिया, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था तो हमने इसको कर लिया 4 गुना 3,000 8 गुना x। तो x की वैल्यू हमारे पास 1,500 रुपये आ गई। यानी कि जो 8 व्यक्तियों अगर आ जाते हैं तो प्रति व्यक्ति किराया 1,500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिगर में हमें शो किया है। OS 3x प्लस 4 है और OQ 2x प्लस 5 है। हमें पता है जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो 3x प्लस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 5। सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन हमें SQ की लेंथ चाहिए, तो जो SQ की लेंथ होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, SQ की लेंथ आ जाएगी 3x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 5, और x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये 7 प्लस 7 हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। SQ की लेंथ 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला क्वेश्चन है 34। अंजलि 3 साल के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 72,000 रुपये का ऋण लेती है, 72,000 रुपये उधार लेती है। वह पहले वर्ष के अंत में 30,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 25,000 रुपये चुकाती है। तीसरे वर्ष के अंत में अपना ऋण चुकाने के लिए अंजलि को कितना भुगतान करना होगा। इस सवाल को हल करने के लिए जो आप स्टेप्स उठाएंगे वो हमने निकालने हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मूलधन हम लेंगे 72,000 रुपये, दर लेंगे 5%, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे 5% वार्षिक दर से। तो ये हमारे पास आ गया 3,600 रुपये। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन जमा ब्याज 75,600 रुपये। पहले वर्ष का जो हमारे पास मिश्र धन आ गया 75,600 रुपये। अब उसने पहले वर्ष के अंत में 30,000 रुपये चुका दिए हैं। तो अब जो दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, दूसरे वर्ष का जो मूलधन होगा
देखिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा दूसरे वर्ष का जो मूलधन है वो बन जाएगा 75,600 माइनस 30,000। 30,000 रुपये उसने चुका दिए हैं, तो 45,600 दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज अगले वर्ष के लिए निकाल लेंगे, 45,600 गुना 5/100 गुना 1, तो ये आ गया 2280। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, 45,600 में 2280 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 47,880। दूसरे वर्ष में उसने कितने रुपए चुका दिए हैं, 25,000। तो तीसरे वर्ष का मूलधन 47,880 में से 25,000 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 22,880। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे 5% वार्षिक दर से, तो वो आ जाएगा 1144। तो तीसरे वर्ष का मिश्रधन इसमें इसको ऐड कर देंगे, तो जो तीसरे वर्ष का मिश्रधन आएगा वो आएगा 24,024 रुपये। यानी कि उसको तीसरे वर्ष में जो अब कितने रुपए देने हैं, 24,024 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 25 फीट, 20 फीट और 12 फीट है। छत को छोड़कर कमरे की दीवारों को रंगा जाना है, कितने क्षेत्र को रंगा जाना है। इसका मतलब हमें 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है। एल हमारे पास 25 फीट है, एल जो है 25 फीट, बी हमारे पास 20 फीट और एच हमारे पास 12 फीट। तो इस 4 दीवारी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 25 प्लस 20 इंटू 12, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1080 फीट स्क्वायर। और सेकंड पार्ट देखिए इसके सेकंड पार्ट में है, कमरे के फर्श को समान वर्गाकार टाइलों से ढकना है। वर्गाकार टाइल की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 फीट है, तो पूरे फर्श को ढकने में कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो पहले हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो क्या आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 500 फीट स्क्वायर। एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, वो स्क्वायर टाइल्स हैं तो साइड स्क्वायर हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स के लिए हमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 टाइल्स। तो कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 80 टाइल्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्वेश्चन। एक थैले में 3 काले, 2 लाल, 4 हरे और कुछ पीले कंचे हैं। सभी कंचे आकार और बनावट में समान हैं, केवल रंग अलग हैं। थैले में बिना देखे यादृच्छिक रूप से कंचा निकाला जाता है। कुल कंचे कितने हैं, 15। तो प्रायिकता निकालनी है कि कंचा लाल होगा, तो लाल कंचे हमें पहले से ही गिवन हैं 2, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/15। पीले कंचे जो हैं, गेंदे लिख दिया गलती से, पीले कंचे कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 4 9, 15 में से 9 घटाएंगे 6, तो पीले कंचे की जो प्रायिकता आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 6/15। कैंसिल करके हमारे पास आ जाएगा 2/5। तो पीले कंचे की जो प्रायिकता है वो हमारे पास आ जाएगी 2/5। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 डी सेक्शन स्टार्ट हो गया है हमारे पास। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। एक दुकान में 15 कांच की पानी की बोतलें, 30 स्टील की पानी की बोतलें, 10 चीनी मिट्टी की पानी की बोतलें और 5 प्लास्टिक की पानी की बोतलें हैं। दुकान में मौजूद अलग अलग तरह की पानी की बोतलों को दर्शाने वाला पाई चार्ट बनाना है और इस सवाल को हल करने के लिए स्टेप्स दिखाने हैं। देखो, सबसे पहले हम पाई चार्ट बनाने के लिए एक टेबल बना लेंगे जिसमें कांच की बोतलों की संख्या 15, स्टील की बोतलों की संख्या 30, चीनी मिट्टी के बोतलों की संख्या 10, प्लास्टिक के बोतलों की संख्या 5, कुल कितनी बोतलें हो गई, 60। तो यहाँ सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/60 गुना 360, सॉल्व करके आएगा 90 डिग्री। दूसरा, स्टील की बोतलों के लिए जो केंद्रीय कोण आएगा वो 180 डिग्री। तीसरा, चीनी मिट्टी की बोतलों के लिए जो केंद्रीय कोण आएगा 60 डिग्री और प्लास्टिक की बोतलों के लिए जो केंद्रीय कोण आएगा 30 डिग्री। तो इसके लिए हम पाई चार्ट बनाएंगे। किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और सबसे पहले कांच की बोतलों के लिए 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे और डी से, तो ये हमारे पास कांच की बोतलों को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद हम जो है स्टील की बोतलों को बना लेंगे, फिर चीनी की बोतलों को और फिर जो है प्लास्टिक की बोतलों को। तो ये केंद्रीय कोण के हिसाब से हमने यहाँ पर
जो है वो बना लिया है पाई चार्ट। तो ये हमारा पाई चार्ट कवर हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 37 था ये 5 मार्क्स का। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 38। एक स्वचालित टॉफ़ी भरने वाली मशीन एक बार में एक टॉफ़ी निकालती है जिसमें 3 घंटे में 200 पैकेट भरती है। प्रत्येक पैकेट 300 टॉफ़ी हैं। 150 पैकेट भरने में ये मशीन कितने घंटे लेगी? देखो, 3 घंटे में कितने पैकेट भर रही है? 200। 150 पैकेट भरने में हमने ले लिया x घंटे लेगी। ये जो है हमारे पास समानुपात की स्थिति है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 200 को x से गुना कर देंगे और 150 को 3 से। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/4, यानी कि 2 सही 1/4 या 2.25 आवर्स जो है ये समय लेगी। अगला सेकेंड पार्ट देखिए, ऐसी 2 मशीनें 6 घंटे तक साथ चलती हैं तो ऐसे कितने पैकेट भरे जाएंगे? पहले हम एक मशीन का निकाल लेंगे, फिर 2 के लिए उसको 2 से गुना कर लेंगे। 3 घंटे में कितने पैकेट भरे जा रहे थे? 200। तो अब 6 घंटे में पैकेटों की संख्या निकालनी है। अब तो पैकेट क्या हो गए? x। ये भी इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपात की स्थिति है। तो 3x बराबर 6 गुना 200, तो x की वैल्यू आ गई 400। तो हमारे पास कितने पैकेट भरे जाएंगे? 400। लेकिन ये एक मशीन 400 पैकेट भरेगी, तो हमें कह रखा है कि 2 मशीनें कितने पैकेट भरेंगी। तो 2 को 400 से गुना कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 800 पैकेट। तो इसके बाद एक पार्ट इसमें और है हमारे पास, थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में है एक अन्य मशीन जो उपरोक्त की तरह एक बार में एक टॉफ़ी निकालती है। अब कह दिया प्रत्येक पैकेट में 75 टॉफ़ी भरती हैं, तो ये मशीन 1.5 घंटे में कितने पैकेट भरेगी? देखो, पहले वाले जो हमारे पास पैकेट थे उसमें एक पैकेट में जो है 300 टॉफ़ी थी और 3 घंटे में 200 पैकेट भर रहे थे। तो 3 घंटे में कितनी टॉफ़ियाँ भर रही थी? 300 को हमने 200 से गुना कर लिया। तो टॉफ़ियों की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास 60,000 टॉफ़ियाँ आ गई। तो 1.5 घंटे में कितनी टॉफ़ियाँ भरी जाएंगी? इसको फिर हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर 3 घंटे में 60,000 टॉफ़ियाँ भरी जा रही हैं तो 1.5 घंटे में 30,000 टॉफ़ियाँ आ गई। लेकिन हमें यहाँ पर पैकेटों की संख्या निकालनी है। तो पैकेटों की संख्या के लिए हम 30,000 को, एक पैकेट में 75 टॉफ़ी हैं, तो 30,000 को 75 से डिवाइड करेंगे तो पैकेटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 400। तो इसमें हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 400। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 38। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में ये फिगर गिवन है हमें। ये एक आयत है, आयत के अंदर ये 2 सेमी सर्कल और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सबसे पहले आप देखो, इसमें रेडियस गिवन है 3.5, ये 3.5 है, ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 है। 3.5, 3.5 और 3.5। तो इसकी जो रेक्टेंगल की लेंथ हो गई L, वो हमारे पास हो गई 10.5 और जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हो गई वो हमारे पास हो गई 7। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि ये 10.5 है और ये क्या है? 7। अब हम रेक्टेंगल के एरिया में से ये दोनों एरिया जो हमारे पास इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का और इस ट्राइंगल का माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो शेडिड पोर्शन का एरिया निकल आएगा। तो एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन के लिए हमने यही कहा है, आयत का क्षेत्रफल 10.5 इंटू 7, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 2 सेमी सर्कल्स, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बन जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, 73.5 माइनस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 77/2 आएगा 38.5 और हाफ बेस 7/2 और हाइट भी 7/2 माइनस 6.125
तो ये हमारे पास माइनस करने के बाद 73.5 में से 44.625 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग 28.9 भी कह सकते हैं, 28.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है, आयुष अपने बैठक कक्ष में 1000 कंचों को इस प्रकार व्यवस्थित कर रहा है कि बनने वाली पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। हमने पंक्तियों की संख्या भी x मान लेनी है और स्तंभों की संख्या भी x। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितने कंचे हैं, x स्क्वायर बराबर 1000। इस व्यवस्था में कम से कम कितने कंचे बच जाएंगे, हमें ये बताना है। इस व्यवस्था में कितने कंचे बच जाएंगे, तो हमें 1000 का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1000 हो जाएगा। पहले इसमें हम जोड़े बना लेंगे, 2 और ये 3 तिया 9, 1 ऊपर से जोड़ा उतारेंगे, 3 और 3 6, 61, ये 61 एकम 61 39। तो ये कह रखा है हमें कि इसमें कितने कंचे आपके पास बच जाएंगे। तो ये हमारा 31 का पूर्ण वर्ग हो गया। तो अगर हम 31 का पूर्ण वर्ग लें तो 1000 में से 31 का वर्ग होता है 961, तो 1000 में से 961 घटाएं तो हमारे पास कितने कंचे बच जाएंगे, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 39 कंचे बच जाएंगे। और दूसरा पार्ट है, इस व्यवस्था को बनाने के लिए उसके पास मौजूद 1000 कंचों के अलावा न्यूनतम कितने अतिरिक्त कंचों की आवश्यकता होगी। पहले हम यहाँ देख रहे थे कि ये 31 का वर्ग बन रहा था, और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 31 से अगला नंबर 32 आएगा, तो 32 का वर्ग होता है 1024। 1024 में से 1000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अतिरिक्त कंचे बचेंगे वो कितने हो जाएंगे, 24। और इसके साथ एक 40वें क्वेश्चन में हमारे पास एक जो है ये हरबंस पज़ल भी आई हुई है कि 10, 20 और 30 का उपयोग करके हरबंस पज़ल को सॉल्व करना है। देखो ये हमारे पास है कि इन दोनों, ये डॉटेड लाइन बनी है, इन दोनों कॉलम को जोड़ें तो क्या आना चाहिए, 50, और इन दोनों को जोड़ें तो 30, इसमें 30 फिक्स है, और इन दोनों को घटाएं तो 10, और इन दोनों को घटाएं तो 20। तो ये हमारे पास बन जाएगा 20, और कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए किसी भी कॉलम में और किसी भी रो में। तो ये हमारे पास बन गया 20 और 30, और यहाँ हमारे पास जो है 10 और 20, और ये 20 में से 10 गया 10, और ये 30 में से 10 गया 20। तो ये हमारी हरबंस पज़ल भी सॉल्व हो गई। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैथ्स के लिए जो है इस वीडियो चैनल को देखते रहें।